तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इनकम फ्रॉम पीजीबी, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31 कवर कर लिया था। इसके साथ साथ हमने सेक्शन 32 भी ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन आज हम दोबारा से इस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ताकि आपको सेक्शन 32 की इम्पोर्टेंट पता चले। क्योंकि पीजीपीपी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एक ही सेक्शन है, इसका नाम है सेक्शन 32। और भी सेक्शन, बट ये सेक्शन थोड़ा बड़ा है और कंपेरिजन सेक्शन हो गए, तो इस सेक्शन पर इम्पोर्टेंट देकर चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 32 जो बात करता है डेप्रिसिएशन। एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, वो डेप्रिसिएशन है हमारा। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपका प्रॉफिट हाई है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करके अपनी प्रॉफिट को कम भी कर सकते हैं और प्रॉफिट को आप जीरो में ला सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि लिखा इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स ओनर होली और पार्टली बाय द एसएससी एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई टेंजिबल या आपके पास कोई इंटेंजिबल असेट्स जिसमें आप ओनर हो या फिर फ्रैक्शनल ओनर हो और आप उसको किस में यूज करते हो, बिजनेस में यूज करते हो, तो उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये आपका राइट है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदी है तो आप उसका 100% हमसे क्लेम कर सकते हो नंबर ऑफ ईयर के अंदर। दूसरा जो आप इसमें क्लेम करेंगे वो कैसे करेंगे, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से करेंगे। दूसरा, उसमें ब्लॉक ऑफ असेट्स होनी चाहिए। अब आप इंडिविजुअल असेट्स को भूल जाइए कि मेरे पास ए असेट्स है, बी असेट्स है, सबका क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे। और तीसरा जो परसेंटेज होगी वो सरकार ने डिस्क्राइब करी है, उसी के बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हुए चलना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई प्लांट की डेफिनेशन पूछे कि सर प्लांट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट इंक्लूड शिप, व्हीकल, बुक्स, साइंटिफिक अपीयरेंस एंड द सर्जिकल इक्विपमेंट used for the purpose of business or profession, but does not include tea busher, livestock, building, furniture and fitting, even specifically design। तो अगर आपने कोई डिजाइन करवा रखी तो उसे किसका पार्ट नहीं माना जाएगा, आपका फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब एक भी डिफरेंस आता है कि सर क्या हमने कभी डेप्रिसिएशन कभी पढ़ा नहीं। हाँ सर, हमने 11th में जब कॉमर्स ली थी तब भी डेप्रिसिएशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद भी कई बार पढ़ा है। तो सर इसमें उसमें क्या फर्क, देखो अकाउंट्स की डेफिनेशन एक अलग ट्रीटमेंट है और इनकम टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइज कर रखा है कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन। अगर आप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, जबकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पर लगता है। साथ साथ अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसके लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड। जबकि नॉर्मली इनकम टैक्स में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, डब्ल्यूडीवी। अगर आप जनरेटेड पावर वाले कोई टूल लेते हो तो उसमें आपका एसएलएम चलता है, बाकी मैक्सिमम केसेस में आपका क्या चलता है, डब्ल्यूडीवी चलता है। इसमें अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन उनको मिलता है जो ओनर होते हैं, जबकि इनकम टैक्स में अगर आप ओनर हो तब भी मिल जाएगा और अगर आप फ्रैक्शनल ओनर हो तब भी मिल जाएगा। फ्रैक्शनल ओनर का मतलब होता है कि मेरे पास कोई बिल्डिंग में किराए पर रहता था, मैंने अपने मालिक से कहा मालिक इसमें एक फ्लोर और बनवा दो और जो भी खर्चा आएगा आप मुझसे ले लेना। मालिक ने कहा चल ठीक है, मैं तेरे तू मुझे पैसा दे दे या तू बनवा ले, उसका किराया मुझे मत दियो। तो मैंने जो बिल्डिंग के ऊपर अपने एक फ्लोर डाला है उसके लिए मैं कौन सा कहलाऊंगा, फ्रैक्शनल ओनर कहलाऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पर अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो इंडिविजुअल असेट्स पर लगता है, जबकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक ऑफ असेट पर लगता है। इसी तरीके से अकाउंट्स में रेट भी डिफाइन है, इनकम टैक्स में रेट डिफाइन है। अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो डे बेसिस पर लगता है, और जबकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगता है या तो पूरा 50% लगेगा या फिर 100% लगेगा। सर 50% मतलब अगर आप किसी भी असेट्स को 182 डेज से कम यूज करते हो तो जितना भी उसका डेप्रिसिएशन का रेट होगा उसका आधा क्लेम मिलेगा, और अगर आप 182 डेज ज्यादा यूज करोगे तो आपको 100% क्लेम मिल जाएगा। चलें, अब हमें डेफिनेशन देखनी है सर ब्लॉक ऑफ असेट्स कहते किसे, और इसके लिए आपको सेक्शन 2 क्लोज 11 को फॉलो करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल किसी भी चीज की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 के अंदर से मिलती है, इसलिए हमने ब्लॉक ऑफ असेट्स की सेक्शन भी कहां से
निकाली, सेक्शन 2 क्लॉज 11 से निकाली। तो इसने मेंशन कर दिया ब्लॉक ऑफ असेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 मींस ग्रुप ऑफ असेट्स व्हिच फॉल अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ असेट, जिसकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए और जिस पर टैक्स रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप एक साथ पूरी कर गए तो क्या कहलाएगा, ब्लॉक ऑफ असेट्स कहलाएगा। अगर हम कैटेगरी ऑफ असेट्स की बात करें तो इसको हमने 5 पार्टों में बांटा है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप और इंटेंजिबल असेट्स। इसके अलावा कोई भी आपकी कितनी भी कैटेगरी हो वो सब इन पांचों में ही कवर की जाएगी और इन्हीं के बेसिस पर आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अगर हम बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो, अगर आपका रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो आपने स्टाफ के लिए बना रखा है तो उस पर 5%, अगर आप बिजनेस में यूज करते हो तो 10%, और अगर आप टेम्परेरी हाउस के लिए यूज करते हो तो आपको 40% मिलेगा। पहले ये आपका 100% मिलता था, वो सरकार ने उसे रिस्ट्रिक्ट करके कितना कर दिया है, 40%। इसी तरीके से अगर आप फर्नीचर एंड पिक्चर यूज करते हो तो आपको 10% मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली केसेस में 15% होता है, कंप्यूटर केस में 40% होता है और पॉल्यूशन कंट्रोलर इक्विपमेंट के केस में 40% होता है। अगर आप बुक्स की बात करोगे तो प्रोफेशनल बुक है तो भी 40% है और अदर केस है तब भी आपको 40%। अगर आप शिप की बात करोगे तो 20% है और इंटेंजिबल एसेट्स की बात करोगे तो 25%। इसके साथ साथ अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक सिंपल एक स्ट्रक्चर बना रखा है या एक फॉर्मेट सरकार ने रखा है, हमें उसी के बेसिस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा और इसे हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था और फिर भी हम आज एक बार और रिकैप करके चलेंगे। सबसे ऊपर लिखना है आपको कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ रुपीज और इससे सबसे पहले आएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। पिछले साल की जो क्लोजिंग थी वो इस साल आपकी ओपनिंग बनेगी, तो इस साल आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी क्या थी वो आप मेंशन कर देंगे, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि आपने कितनी असेट इस साल खरीदी, तो जितनी असेट्स खरीदी उनका सबका टोटल कर देंगे और कौन कौन सी असेट्स आपने बेच दी है उनको यहाँ पर लिखना होगा, मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉय ईटीसी। अगर आप उस असेट्स को बेच देते हो, उस असेट्स को डैमेज हो जाता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद आपको उसको बेचने कुछ भी पैसा मिलेगा वो सब यहाँ रखोगे और उसके बाद जो निकल के आएगा डब्ल्यूडीबी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और फिर जो निकल के आएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कहलाएगा। अब नीचे पहले क्वेश्चन में दिया गया है प्रिपेयर नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ असेट्स की, कितने इसके अंदर ब्लॉक ऑफ असेट्स है। इसमें देखो बिल्डिंग के लिए ए है, बी है, सी है, डी है। ए पर 20% है, बी पर 10% है, सी पर 10% है और डी पर 5% है। तो इसका मतलब बिल्डिंग के तीन ब्लॉक बनेंगे, ए का एक ब्लॉक बन जाएगा, बी सी का एक ब्लॉक बन जाएगा और डी का एक ब्लॉक बनेगा। जबकि फर्नीचर में ई 5% है, एफ 10% है, जी 20% है, एच 10% है। तो इसमें ई का एक ब्लॉक बनेगा, एफ एच का दो ब्लॉक बनेगा, मतलब एक ब्लॉक बनेगा और जी का एक ब्लॉक बनेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिसे हम अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मान लो आपको 1/4/2019 में आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी थी ब्लॉक ऑफ असेट्स की 5 लाख रुपीज की, जिसमें आपके पास जो असेट्स थी एबीसी थी। आपने 1/8/2019 को एक डी आइटम परचेज करी जिसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए थी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रखा 20%। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट 5 लाख रुपीज और असेट्स में लिख देंगे एबीसी। इसके साथ साथ हमने कितनी असेट्स खरीदी है, एक असेट खरीदी है डी, कब की उसे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3 लाख रुपए की। कोई असेट बेची नहीं तो टोटल डब्ल्यूडीबी कितना आ गया, 8 लाख। 8 लाख आने के बाद आप इसको दो पार्टों में बांटोगे, 3 लाख को अलग कर दोगे, 5 लाख को अलग कर दोगे, मतलब न्यू को अलग कर दोगे, ओल्ड को अलग कर दोगे। न्यू पे कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 20% का, क्योंकि 180 डेज से ज्यादा यूज हो रही है। एंड देन 5 लाख पे आपको 20 मिलेगा, तो इसका मतलब 1 लाख और 60,000 टोटल मिला के 1,60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा और जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी आ जाएगी वो 6,40,000। सेकंड को थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछता है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स 5 लाख रुपीस की, आपने 1 दिसंबर को डी असेट्स परचेज करी है 3 लाख रुपए की और साथ साथ आपने ए असेट्स क्या कर दी है, सेल कर दी है 50,000 रुपए की, मतलब डब्ल्यूडीबी वैल्यू उसकी 50,000 रुपए थी, ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए की थी और सोल्ड जो की है वो 8,000 की है। देखिए इनकम टैक्स में जो होता है वो ब्लॉक ऑफ असेट्स होती है, उसे आप कभी भी इंडिविजुअल असेट्स को ट्रीट करके नहीं चलोगे। ये जो आपको उसकी डब्ल्यूडीबी दे रखी है, उसकी कॉस्ट दे रखी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, बस आपको कौन से फिगर को लेकर चलना है, सोल्ड वैल्यू को लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम सिंपल बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ऊपर लिख देंगे क्या, एक्चुअल
ओपनिंग WDV 5 लाख रुपीज प्लस एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख रुपीज हुई। मनी पेबल में आपकी 80,000 रुपए, टोटल माइनस करके कितना निकल जाएगा 7,20,000। 7,20,000 को आप दो पार्टों में बांटेंगे। न्यू आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए का और आपका 4,20,000 आ जाएगा ओल्ड वाला। हमेशा याद रखना जब भी कोई एसेट सोल्ड की जाएगी तो ओपनिंग WDV से इसे माइनस करके चलेंगे। ठीक है, तो अब 3 लाख का आप 10% एप्रिसिएशन ले लेंगे। सर क्यों? क्योंकि एसेट्स को 1 दिसंबर को खरीदा, इसका मतलब 182 डेज से कम हो गई, तो जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसका हमें 50% मिलता है, तो 20% का 50% हो गया 10%, तो टोटल हमें 3 लाख का 30,000 ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, इससे ज्यादा का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जबकि ओल्ड पर हमें 20% के हिसाब से 84,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा और जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी वो 1,14,000 रुपए हो जाएगी और टोटल मिलाकर हमें 7,20,000 में 1,14,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा और जो क्लोजिंग WDV आएगी वो 6,06,000 रुपए की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक ओपनिंग WDV थी 5 लाख रुपए की, हमने BC आइटम थी उसके अंदर और 1 दिसंबर को हमने डी आइटम परचेस कर ली 3 लाख रुपए की और साथ में हमने एक आइटम सेल कर दी 4 लाख रुपए की और अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ओपनिंग WDV 5 लाख रुपीज, एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख रुपीज, सेल कितनी की कर दी 4 लाख रुपए की और टोटल हमारे पास अब असेट्स कितने की बची 4 लाख रुपए की। अगर हम नीचे आएंगे तो उसके वर्किंग नोट में 4 लाख को दो पार्ट में बांट देंगे, 3 लाख अलग 1 लाख अलग। 3 लाख का 20% हो जाएगा आपका 30%, मतलब 3 लाख का 10% मिलेगा क्योंकि 1 दिसंबर को खरीदी, तो वो कितना आ जाएगा आपका 30,000 और 1 लाख का 20% 20,000 और टोटल क्लेम कितना मिल जाएगा 50,000 रुपए का और आपकी जो क्लोजिंग WDV आ जाएगी 3,50,000 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। लिखा है ओपनिंग WDV ब्लॉक ऑफ असेट 5 लाख रुपीज, डी एसेट्स परचेज 3 लाख रुपीज और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला वाला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा। 1/4/2019 को आपकी ओपनिंग WDV थी ब्लॉक ऑफ असेट्स की 5 लाख रुपए की। आपने 1 अगस्त को एक और असेट्स परचेज करी डी कितने रुपए की 3 लाख रुपए की। टोटल आपने ए एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी, ए एसेट्स हमसे जल गई या फिर वो लॉस बाय फायर हो गई जिस पे हमने क्या नहीं कर रखा था, इंश्योरेंस नहीं कर रखा था। तो आप सभी को बता दूं ऐसा कोई भी चीज जो जल जाती है या जिस पर आपने इंश्योरेंस नहीं कर रखा उसे हम डेड लॉस के नाम से कवर करते हैं और इनकम टैक्स में कभी भी डेड लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। तो आप इसे सिंपली वैसे ही ट्रीट करके चलोगे जैसा है। आप यहाँ पर ब्लॉक ऑफ असेट लिखोगे 5 लाख रुपीज, एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख रुपीज और यहाँ पर WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस में 8 लाख और बाकी जैसा आज तक आपने ट्रीटमेंट किया है आपको वही ट्रीटमेंट को करते हुए चलना चाहिए। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 7वां है और ध्यान से आपको करना है। लिखा है ओपनिंग WDV ब्लॉक ऑफ असेट्स 5 लाख रुपीज, डी एसेट्स परचेज 3 लाख रुपीज और 1 अगस्त को हमने कितनी बेच दी 6 लाख रुपए की असेट्स बेच दी। तो अब इसका हमें 20% डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके चलना है। अगर आप सिंपल देखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें आपके साथ चेंजेस होकर मिलेंगी जिसको आपको ध्यान से करते हुए चलना है। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ओपनिंग WDV 5 लाख रुपीज। तो इसके लिए मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक चार को अपनी WDV है 5 लाख रुपए की, तो हम यहाँ पर एक चार में लिख देंगे 5 लाख रुपए। मान के चलो ये बिल्डिंग का ही ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे, खाली इसका ले रहे प्लांट एंड मशीनरी का ले रहे। ठीक है, ये इस सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये चले। ओपनिंग WDV केस में 5 लाख रुपए, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 लाख रुपए। एक्चुअल कॉस्ट कितने की है, एक्चुअल कॉस्ट आ गई 3 लाख रुपए की। हमने एक नई असेट्स खरीदी और एक असेट्स हमने बेच दी एक कितने रुपए की 6 लाख रुपए की और टोटल अब हमारे पास वैल्यू कितने की बची है 2 लाख रुपए की बची। कितने की बची है 2 लाख रुपए की बची। और अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर कैलकुलेशन का मोड। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपए। कितने की असेट्स बची है हमारे पास अब
2 लाख रुपए की, तो कितने लिख देंगे 2 लाख। अब इसे लिखेंगे न्यू और ओल्ड कितने की, न्यू में भी दिखाएंगे कितने रुपए की 2 लाख रुपए की, और ओल्ड के अंदर दिखाएंगे 0 रुपए। क्यों सर, 5 लाख की असेट्स हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यू थी, इसका मतलब हमने पुरानी असेट्स बेच दी सारी, तो ओल्ड वाली 0 हो गई। जो 3 लाख की थी उसमें से भी कितने की बेच दी 1 लाख रुपए की, और इस पर अब कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, ओनली ऑन 20% के हिसाब का 10% मिलेगा, क्योंकि कब खरीदी थी दिसंबर में। तो 20% नॉर्मली रेट है, कितना है 20, लेकिन हमें क्लेम कितना मिलेगा 50% इसका, तो कितना हो जाएगा वो 10%, कितना हो जाएगा इसका 20% का 10% हो जाएगा। अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, और वो आंसर कितना आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब टोटल जो हमें डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, 20,000 का मिलेगा, और टोटल जो हमारी वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 1,80,000। ये आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को कंफ्यूज होने की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अब हमारी कोस्ट की जो पुरानी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी थी उससे ज्यादा में बेच दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक लिखा है कि एक ओपनिंग डब्ल्यूडीबी 5 लाख रुपए की, असेट्स हमने खरीदी 3 लाख रुपए की, और उसमें एक असेट है जिसे हमने पुट टू यूज किया है 6/12/2020 में। इसका मतलब वो कह रहा है कि जो आपने 1/12/19 को जो भी असेट्स खरीदी 3 लाख रुपए का, उसका जो पुट टू यूज हुआ वो कब यूज हुआ 6/12/2020 में। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है if any asset is acquired and purchased to use during the previous year and less than 180 days then 50% और normal depreciation shall be charged। ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई असेट्स आपने खरीदी है और अगर वो पुट टू यूज नहीं हो रही तो उसका क्लेम इस साल नहीं मिलेगा, कब मिलेगा नेक्स्ट ईयर। कब मिलेगा क्लेम नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 5 लाख आएगा, यहाँ पर 3 लाख आएगा, ठीक है। एक्वायर्ड में आपने खरीदी 3 लाख रुपए की, ठीक है टोटल, और आपने बेची कितने की 4 लाख रुपए की, वैल्यू कितने की 8 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की बची। और जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे ओनली 1 लाख रुपीज पर कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कितना आएगा 20,000, और आंसर आ जाएगा 3,80,000 रुपए। सर नहीं समझ आया बिल्कुल भी, ध्यान समझिए। ये असेट्स आपकी पुट टू यूज हुई नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल बाद, और सरकार कहती है कि अगर कोई भी असेट पुट टू यूज नहीं है तो हम उसका क्लेम नहीं देंगे। क्लेम हम तभी देंगे जब उस असेट्स को तुमने यूज किया हो, क्या हो यूज किया हो, तभी उसको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन है कि असेट सर मैंने पैसिव यूज के लिए रखे, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। सर पैसिव यूज क्या होता है, पैसिव यूज का मतलब होता है कि मान लो मेरे ऑफिस में जनरेटर है, एक जनरेटर अगर लाइट गई तो मैं एक जनरेटर चला के अपने काम को स्टार्ट कर लूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, जनरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर वो खराब हो गई तो मेरे माल की प्रोडक्शन रुक सकती है, या मेरे माल को डैमेज हो सकता है, या कोई भी कमी हो सकती है। मैंने क्या करा, एक और जनरेटर खरीद के रख लिया साइड बाय के अंदर, कि जब ये जनरेटर खराब होगा तब मैं इसका क्या ले लूंगा, बेनिफिट ले लूंगा। लेकिन वो जनरेटर 1 साल नहीं खराब हुआ, 2 साल नहीं खराब हुआ, तो उसका बेनिफिट मैं ले नहीं पाया, तो क्या सर मुझे उसका क्लेम नहीं मिलेगा? सरकार कह रही है कि इसका क्लेम मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि ये पैसिव यूज है। ये तो वही बात हो गई, एलआईसी का बेनिफिट लेने के लिए हमें मरना पड़ेगा, मरेंगे तभी हमें एलआईसी का बेनिफिट मिलेंगे। सरकार ने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें हम आपको पुट टू यूज आप चाहे बाद में भी करो लेकिन आप उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो असेट पैसिव यूज किए। कौन से यूज किए, पैसिव यूज। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलिए। चलो नेक्स्ट। तो ये उसमें 4 लाख कैसे आया था, जो जो उस पर लगा रहे थे, डब्ल्यूडीबी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस 4 लाख। कि 5 लाख की पुरानी है, कॉस्ट हुई 3 लाख रुपए की, 4 लाख की सेल कर दी, बची कितनी 4 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन कितने पे कैलकुलेट होगा 1 लाख। ब्लॉक ऑफ असेट्स तो बन गया है वो, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि वो क्या नहीं बना, पुट टू यूज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ वो, पुट टू यूज तो नहीं। 1 लाख वो आया कहाँ से, कौन सा 1 लाख, जो हम कह रहे हैं कि 1 लाख पे लगेगा। 5 लाख की असेट्स थी, ठीक है, 5 लाख में कितना बेच दिया, 4 बेच दिया, तो बचा कितना। अच्छा, जो नया लिया उसका हमने वो नहीं किया क्योंकि वो पुट टू यूज थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान समझना, एक इसमें लिखा है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ब्लॉक ऑफ असेट्स 5 लाख रुपीज, डी असेट्स परचेज 2 लाख रुपीज, टोटल कितनी की हो गई 7 लाख रुपीज की, ठीक है। और सेम ईयर में पुट टू यूज है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, तो सेम है 5 लाख 3 लाख, असेट्स कितने की बेच दी है
अब इस केस में 2 लाख रुपए, कितनी थी एसेट्स 2 लाख। इसका मतलब 7 लाख की आइटम हमने कितने की है, कह रहा है कि हमने ए आइटम सोल्ड की, कितने की आ गई 6 आइटम, 86, तो बचा कितना 20। 20 पर आप कितने परसेंट निकाल लोगे, आपका 20 का 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। क्यों करोगे सर, क्योंकि नहीं सर 10 का 20% होगा, उसने कब खरीदी है, 1 जुलाई। इसका मतलब 180 डेज से ज्यादा हो गए, तो कितना हो जाएगा आपका 20%, मतलब 40 हो जाएगा 4000, ठीक है। और क्लेम कितना आ जाएगा 16000, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और इस फिगर को मैं कितना लग दूं 7,80,000 रुपए, कि मेरे पास मैंने ए एसेट्स को बेच दिया कितने रुपए का, 7,80,000 रुपए का, तब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर 7 लाख का बेचा तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस में कितना आएगा 0, डेप्रिसिएशन क्लेम कितने का होगा 0 का, और क्लोजिंग WDV कितनी आएगी 0। और इस केस में अगर आप अपनी कोई भी एसेट्स को या एक एसेट्स को या सारी एसेट्स को अपनी WDV से ज्यादा पर बेचते हो, तो उस केस में आपका क्या कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। क्या अराइज हो जाएगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। और यही बात हमें कौन बताता है, सेक्शन 15 बताता है, कंडीशन व्हेन ब्लॉक ऑफ एसेट्स सीज टू एग्जिस्ट। क्या कहता है, ये 2 कारण है, कौन से, ये 2 कारण है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑलवेज कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। जिसमें पहला लिखा है व्हेन एनी वन और मोर असेट्स ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स आर ट्रांसफर और वैल्यू हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। कह रहा है सिंपल सी बात, आप एक असेट्स या पूरे ब्लॉक को सेल कर रहे हो जितनी उसकी WDV उससे ज्यादा पर, तो उस केस में आपका सेक्शन 15 एप्लीकेबल होगा, और उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हुए चलना पड़ेगा। दूसरा, व्हेन ऑल एसेट ऑफ द ब्लॉक आर ट्रांसफर, या तो आपने सारी एसेट्स बेच दी या फिर आपने कोई एक एसेट्स, पहले वाले में कह रहा है कि अगर आपने एक या एक से ज्यादा कोई एसेट टोटल ब्लॉक के साथ सेल कर दी, तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज होगा। दूसरे में कह रहा है कि अगर आपने सारी एसेट्स बेच दी तब भी क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा, और वो भी कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या अराइज होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। और उस केस में हम यहाँ पर बनाएंगे वही चार्ट सेम, यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग WDV जो भी होगा, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ओपनिंग WDV कितने की हमारे पास थी, हमारे पास लिखो पहले सेल, सेल कितने की, सेल ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स, उसके आगे मेंशन कर सकते हैं ए, कितने की 7,80,000 रुपए की, और हमारे पास असेट्स थी कितने की, असेट्स थी हमारी कितने रुपए की 7 लाख रुपए की, और जो ये 8 लाख का 80,000 का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और अगर हम कम पे बेचते, सारी एसेट बेच देते 6 लाख रुपए की, तो हमें 1 लाख का नुकसान होता है, वो क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है कि अगर आप अपनी सारी ब्लॉक ऑफ असेट्स को बेचते हो तब सेक्शन 50 एप्लीकेबल होगा, या फिर आप किसी एक असेट्स को बेचते हो अपनी हायर वैल्यू पर जितनी आपकी WDV, तब भी आपका सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर, तो इस बात को आपको याद रखना है। और अब हमारा डेप्रिसिएशन के मेन पॉइंट कवर हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा लेकर चलनी पड़ेगी। अभी आपको मैंने एक वर्ड बताया था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने वहां ध्यान भी दिया था कि वो सारी एसेट जिसे हमने पिछले साल में खरीदा है, ठीक है। लेकिन सर एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, एक्चुअल कॉस्ट को समझते क्या हो आप, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सर वही हो जितने में वो आइटम मुझे पड़ी, वो आइटम जितनी मुझे पड़ी वही तो है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस इसके अंदर बनते, मतलब वही बात हो गए कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है और करने के कुछ और है। तो वही बात यहाँ पर आती कि अभी तुमने वो समझा कि जितना पैसा हमने पे किया वो हमारी क्या बन गई, एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट आपकी डिफरेंट आ सकती है। इसलिए ये सेक्शन लाया गया, सेक्शन 43 क्लॉज 1, जो बताता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ लिखा है actual cost defined under section 43 clause 1, actual cost mean cost of asset to the assessee shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly made by any other person or authority।
ये सिंपल सी बात कह रहा है, वो सब माइनस कर देना जो किसी के द्वारा आया है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा आया है। आइए कहानी को समझते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चल यार मुझे आज एक लैपटॉप लेना है या एक कंप्यूटर खरीदना है, तू मेरे साथ चल और हम एक कंप्यूटर खरीद के लाते हैं अच्छा सा, और उस पर आगे चल के हम अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे। मिल के नहीं, मतलब मैं काम करूंगा, तू मेरे साथ चल। उसने कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। हम गए लैपटॉप लेने, लैपटॉप वाले की दुकान पे गए, हमें एक लैपटॉप पसंद आया और उसने बताया कि लैपटॉप की जो कीमत है वो खाली 1 लाख रुपए। अब मैं वहां थोड़ा शॉक हो गया, या मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं जो पैसे लेकर गया था वो ओनली 90,000 थे। मैंने अपने दोस्त से कहा चल चलते हैं घर, आज नहीं किसी दिन और आएंगे तब हम इस लैपटॉप को या इस कंप्यूटर को खरीद लेंगे। उसने बोला नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ, आज आए आज ही खरीद के जाएंगे, ये ले 10,000 रुपये। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं तुझे देने के लिए आगे। कह रहा कोई बात नहीं, तू मेरी तरफ से गिफ्ट समझ ले या मेरी तरफ से तू इसको एज अ दोस्ती के नाते समझ ले, कुछ भी समझ ले तू पैसे ले, लेकिन मुझे फ्यूचर में इस पैसे को नहीं चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे 10,000 रुपए दिए और मैंने वो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद के मैं घर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर ये कॉस्ट कितने की पड़ी, 1 लाख रुपए की या 90,000 की? तो ये कॉस्ट पड़ी हमें 90,000 रुपए, क्योंकि तो वो बेनिफिट हमें किसने दिया, दोस्त ने दिया। और इसलिए यहाँ पर मेंशन है कि actual cost means cost of asset to the assessee shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly made by any other person of authority। इस बात को आपको लेकर चलना है, आपको उतनी कॉस्ट को क्रिएट करना है जितनी आपका गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं सर ये तो मुझे 1 ही लाख का मिला है, लेकिन उसमें से आपके 90,000 आपकी जेब से गए, तो 10,000 रुपए आपके फ्रेंड ने। लेकिन अगर आपका फ्रेंड कहता कि नहीं मुझे 10,000 तू घर दे दियो, तब वो आपकी कॉस्ट 1 लाख पड़ती, तब वो 90,000 नहीं आती। इस बात को, लेकिन ये बात डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगी? डिपार्टमेंट को पता चलेगी, इसलिए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सारी कंडीशन ला के रख रखी, 12 कंडीशन रखी डिपार्टमेंट को पता है तुम ऐसा करते हो, तभी डिपार्टमेंट ने कहा हम ये बातें आपके साथ रखेंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी कि अगर ये कंडीशन होगी तो एक्चुअल कॉस्ट ये होगी। अच्छा आप क्या समझते हो कि कोई असेट तुमने उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो असेट तुम्हारे लिए जीरो होगी। अभी लैपटॉप ये कंप्यूटर मेरे सामने रखे हुए हैं, क्या मैंने इनका अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो क्या मेरी इनके लिए कोई कीमत नहीं? कीमत है, ये जीरो भले लेकिन मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। किसमें यूज हो रही है? मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी असेट्स का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो तो असेट्स आपके लिए जीरो बन जाएगी। नो, इस रॉन्ग हो जाएगा, वो जीरो नहीं बनेगी। हाँ आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे लेकिन आप उसे बिजनेस में काफी समय तक यूज कर सकते हो। यही बात यहाँ पर हमें बताई गई है सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर। इसके अंदर जो बात करता है वो सेक्शन 35 बात करता है, 35 AD, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए बताता है। किसके लिए बताता है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए बताता है। सर साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? बहुत सारी कंपनियां रिसर्च के अंदर लगी रहती ताकि देश को अच्छी ग्रो मिल सके। आपने देखा होगा जब कोविड आया था लोग वैक्सीनेशन के लिए उस पर R&D कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी कि आप ऐसा करो हम आपको बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि साइंटिफिक रिसर्च है उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति साइंटिफिक रिसर्च करता है और वो अगर कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम खरीदता है तो हम उसको उस साल पूरे 100% का डेप्रिसिएशन एडिशनल बेनिफिट देंगे। इन शॉर्ट कि हम उसे डिडक्शन देंगे। क्या देंगे? हम उसे डिडक्शन देंगे। अगर वो कौन सा नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा, तब हम उसे पूरा का पूरा क्या दे देंगे? उसी साल में सेक्शन 35 AD के हिसाब से क्या दे देंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब मान लो मेरे पास एक असेट थी जिसका प्रॉफिट है 3 लाख, मतलब मेरे इस साल जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया? 3 लाख आ। लेकिन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कितने का था? 2 लाख रुपए का था। बचा कितना? 1 लाख। और मैंने खर्चा कितने का कर दिया? 5 लाख का। कितने का खर्चा किया कैपिटल नेचर पे? 5 लाख का। ठीक है, ये एक समरी, एक मैंने रिपोर्ट बना के रखी है यहाँ पर कि साइंटिफिक रिसर्च में टोटल हमने 7 लाख रुपए का खर्चा किया। कितने का खर्चा किया? 7 लाख रुपए का खर्चा किया, जिसमें प्रॉफिट आपका 3 लाख आ गया, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस 2 लाख आ गया, और प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख। लेकिन रेवेन्यू नेचर तो हमेशा ऑलवेज हम क्लेम कर ही सकते हैं क्योंकि वो तो नॉर्मल P&L का पार्ट बन जाता है। लेकिन हुआ क्या, जो हमने कैपिटल नेचर का खर्चा किया वो हमने 5 लाख किया, लेकिन प्रॉफिट कितना? 1 लाख। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि जिससे हमारा प्रॉफिट लॉस में बन जाएगा।
हम अपने प्रॉफिट को जीरो तो कर सकते हैं, कभी भी नेगेटिव में ले जा नहीं सकते। तो इसलिए हमने 1 लाख का क्लेम लिया और 4 लाख रुपए अपने किसके अंदर डाल दिए, अनएब्जॉर्ब कैपिटल, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च के अंदर डाल दिए 4 लाख की, अगले साल इन 4 लाख का मैं क्लेम कर लूंगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 8 लाख का। दूसरे में मैंने रेवेन्यू नेचर का क्लेम कर लिया 2 लाख रुपए, बचा कितना, 6 लाख रुपए। उसमें कैपिटल नेचर का खर्चा कितना था, 5 लाख रुपए। तो बेनिफिट कितने का मिलेगा, एक लाख का। प्रॉफिट कितना बचा, 1 लाख रुपए। और अब इस वाली जो असेट्स है इसकी कीमत कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अब जो भी ये असेट्स है इसके कंपनी में, इसका हम क्लेम कितना लेंगे, जीरो। कितना लेंगे, जीरो लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, एक असेट्स का एक ही जगह आपको बेनिफिट मिलेगा, कभी भी दो जगह बेनिफिट नहीं मिलेगा। कि आप चाहो कि मैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी बेनिफिट ले लूं और साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लूं, सरकार ने कहा है कि हम आपको बेनिफिट तो देंगे लेकिन ओनली ऑन वन चीज का। कभी भी हम आपको दो चीजों का बेनिफिट नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आप एक जगह ही क्लेम ले सकते हो। अगर किसी ने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर क्लेम ले लिया, किसी ने साइंटिफिक रिसर्च के क्लेम ले लिया, मान लो इस केस में इसको क्लेम लेना चाहिए था कितने रुपए का, 5 लाख का, लेकिन इसने क्लेम कितने का लिया, 4 लाख। 1 लाख का क्लेम लिया और कितने क्लेम बचा है, 4 लाख का। और अब इस असेट्स को उसने अपने साइंटिफिक रिसर्च से हटाकर नॉर्मल बिजनेस में ले आया। किसमें ले आया, नॉर्मल बिजनेस में ले आया। तो जब ये नॉर्मल बिजनेस में लेकर इस असेट्स को लाया तो इसका बेनिफिट वो कितना दिखाएगा, या इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, 4 लाख। क्यों, क्योंकि 1 लाख का बेनिफिट लिया और अभी कितना बचा था, 4 लाख। जबकि दूसरे वाले केस में इसका बेनिफिट कितना माना जाएगा, जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा क्लेम कर लिया है। तो यही बात ये बताता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सेक्शन 43 क्लोज 1, assets was used earlier in scientific research, now been to use in business or profession। तो कॉस्ट ऑफ असेट जितनी की कॉस्ट थी वो उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन या फिर एडिशनल साइंटिफिक अंडर सेक्शन 35 AD, और जो बचेगा वो क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट। समझ आया मेरी बात। एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई, इसलिए ऐसे कैलकुलेट हुई कि जितना तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से माइनस कर दो जितना तुमने पिछले सालों में उसका बेनिफिट ले लिया, और अगर कोई बचता है तो क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सेक्शन 43 क्लोज 1, असेट्स एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट और विल। अगर आपको कोई भी असेट्स मिलती है गिफ्ट के रूप में या फिर विल के रूप में, जायदाद के रूप में, तो उसका ट्रीटमेंट होगा कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। जितनी उसने खरीदी आपके प्रीवियस ओनर ने, उसमें से माइनस कर दो टोटल डेप्रिसिएशन प्रीवियस ओनर, जितना उसने अब तक का क्लेम लिया। मान लो किसी ने 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, उसने पिछले सालों में 8 लाख का डेप्रिसिएशन का क्लेम कर लिया, और अब बची एसेट्स कितने की, 2 लाख रुपए की, और वो आपको उसने गिफ्ट कर दी या बिल के रूप में आपको उसने दे दी, तो वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट जो बनेगी वो 2 लाख रुपए की। कितने की बनेगी, आपकी 2 लाख रुपए की बनेगी। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 टू सेक्शन 43 क्लोज 1, असेस ट्रांसफर टू अवेल हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और टू टैक्स अवॉइड। मतलब सर हुआ क्या, मेरा एक भाई था, वो कोई बिजनेस नहीं करता था। क्या नहीं करता था, कोई बिजनेस नहीं करता था। मैंने सोचा कि यार मेरे पास एक असेट है 3 लाख रुपए की, जिस पर मैंने 2,80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। अब बची 20,000 रुपए की। मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ कि असेट अपने भाई को भेज देता हूँ, कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। कितने की भेज दी मैंने, ये असेट्स 5 लाख रुपए की अपने भाई को भेज दी। भाई को 5 लाख की भेज दी, कितने की भेज दी, 5 लाख की भेज दी। क्या ये सही है। और इसका भाई जो कोई बिजनेस नहीं करता था वो कितने पर क्लेम लेगा, 5 लाख रुपए पे क्लेम लेगा। तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इसमें टैक्स प्लानिंग चल रही। कोई चीज जो 20,000 रुपए की वैल्यू है, क्या उसका बेनिफिट 5 लाख रुपए मिल सकता है। सरकार ने यही बात यहाँ मेंशन करी है कि कोई भी असेट्स, क्या है यहाँ लिखा है कि असेट्स ट्रांसफर टू अवेल हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू अवॉइड टैक्स, तो एज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। ये इस केस के अंदर कि जो आप उस वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हो अपने भाई को या किसी और को, क्या उसके अंदर ये तो प्लानिंग नहीं है कि आपका हायर टैक्स या डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाए। तो इसे कौन जस्टिफाई करेगा, एसेसिंग ऑफिसर। अगर एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो अपने आप 20,000 की एसेट्स 5 लाख की दी है वो जेन्युइन है, तब तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी 5 लाख रुपीज
और अदरवाइज एक्चुअल कॉस्ट कितनी बनेगी जो असेसिंग ऑफिसर उसे बताएगा। तो बात याद रखो। क्लियर। दूसरा, असेस ट्रांसफर एंड लीज बैक। हुआ क्या, अब मैंने कहा कि यार सरकार ने यहाँ पर तो रूल निकाल दी, हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया, हमने एक असेस ली 4 लाख रुपए की, 480 का क्लेम कर लिया, बचा कितना 20,000, और इस 20,000 को कितने की बेच दी अपने भाई को। हमने कहा असेसिंग ऑफिसर अब तो तू खुश है ना, 20 के असेट कितने की बेच रहा हूँ, 20 की। मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हो। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो गया, मैंने अपने भाई से असेट कितने की ले ली, 5 लाख रुपए की। दोबारा अपने भाई से क्या असेट कर ली, बैक कर ली, री बैक कर ली, ठीक है, री एक्वायर कर ली। अब इस केस में फिर मैं 5 लाख पर डेप्थ नहीं लूंगा, तो इसकी वैल्यू बचेगी 4 लाख रुपए, 480 हो जाएगी, क्लेम करूंगा, बचेगी वैल्यू 20,000 रुपए। फिर मैं अपने भाई को भेज दूंगा, फिर असेसिंग ऑफिसर को बुलाऊंगा कि तुझे कोई दिक्कत है, हो गया मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कितनी का सिर्फ कर लूंगा 5 लाख। तो ये गलत हो रहा है ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। सरकार ने इसके लिए भी क्या बना दिया, एक रूल बना दिया। रूल क्या बनाया, सरकार ने लिख दिया कि कोई भी असेट्स आप किसी को क्या करते हो, ट्रांसफर, और उसे दोबारा लेते हो, क्या करते हो, दोबारा लेते हो। ये वाला पॉइंट है, असेट्स कौन सा, अच्छा ये असेट्स ट्रांसफर एंड बॉट बैक। तो WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और रिक्वायर वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसने साफ साफ मेंशन कर दी। तो जो मैं अभी देखो मुझसे शायद मिस्टेक हो गई, मुझे सेक्शन एक्सप्लेनेशन 4 क्लोज 43, दोबारा बोलता हूँ, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बताना था सेक्शन 43 क्लोज 1 का, जिसके अंदर क्वेश्चन था कि अगर आप किसी को कोई एसेट बेचते हो और दोबारा उससे खरीदते हो, तो उस केस में जो आपकी कंडीशन होगी या जो WDV होगी, जो एट द टाइम आपकी बची होगी वो वाली, और या जो उससे कम रेट में खरीदोगे वो वाली। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला केस कि मेरे पास एक असेट थी, मेरे पास कितने की असेट थी, 5 लाख की, जिस पर मैंने ऑलरेडी 4,80,000 रुपए का क्लेम कर रखा था, उसकी वैल्यू बची थी 20,000 रुपए। लेकिन इस 20,000 असेट्स को मैंने अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया 20,000 रुपए, लेकिन बाद में ट्रांसफर करने के तुरंत बाद या कुछ महीनों बाद उस असेट को दोबारा मैंने 5 लाख रुपए का खरीद लिया। तो सरकार ने इस रूल को यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अगर कोई भी असेट्स, क्या कह रहा है, कोई भी असेट्स आप दोबारा से क्या करते हो, बॉट बैक करते हो, तो याद रखना WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जितने की आपने खरीदी, या फिर आप उसे दोबारा क्या कर रहे हो, री एक्वायर कर रहे हो, तो दोनों में से कम होगा, उसी वैल्यू को आप क्या मानोगे, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट मानोगे, अदरवाइज और कोई कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे। अब सरकार ने सब रूल बना दिए, लेकिन एक रूल निकला, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 टू सेक्शन 43 क्लोज 1 का, जो असेस ट्रांसफर एंड लीज बैक। ये एक ऐसा इंडिविजुअल पॉइंट है जिसमें सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई, या सरकार इस वाले पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि हम कैसे टैकल करें। आइए कहानी को समझते हैं कैसे। अभी हमने देखा कि हर चीज में सरकार कुछ ना कुछ रूल निकाल लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास एक्सप्लेनेशन साथ में, मेरे पास एक असेट से ए, ठीक है, मेरे पास क्या थी, एक असेट थी ए, ए ए के पास एक असेट थी, या तो नीचे वाले में, हाँ ये वाला है एग्जाम्पल 8, मेरे पास एक असेट थी कितने की, 5 लाख की, जिस पर ऑलरेडी कितना क्लेम कर चुका हूँ मैं, 4,80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूँ, बस ही कितने की, 20,000 रुपए की। और ईमानदारी दिखाते हो मैंने इस असेट को कितने का ट्रांसफर कर दिया, अपने भाई को या अपने रिलेटिव को या किसी अदर पर्सन को, 20,000 रुपए का हो गया। लेकिन बाद में मैंने इसी 20,000 वाली असेट्स को दोबारा किस पे ले लिया, लीज बैक पर ले लिया। किस पर ले लिया, लीज बैक पर ले लिया, मतलब मैं उसे खरीद नहीं रहा हूँ, किस पर ले रहा हूँ, किराए पर। और मैंने कहा कि मैं इस असेट पर तुम्हें पर मंथ का क्लेम कितना दूंगा, 5,000 रुपए किराया दूंगा, और साल का कितना हो गया, 60,000। अब देख सकते हो कि आपने इस वाली असेट्स में जो 20,000 रुपए की थी, उसका किराया की पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, 60,000 रुपए। क्या तुम्हें टैक्स की प्लानिंग लग रही है, लग तो रही है, लेकिन ये जेन्युइन भी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई असेट बहुत बड़ी है, मान लो कोई असेट आप 10 करोड़ रुपए की खरीद के लाए, जिस पर आप ऑलरेडी 9 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन ले सकते हो, लेकिन उसकी कीमत अभी कितनी बची, 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप वही असेट किसी बाहर से खरीदोगे तो वो असेट आपको 4 करोड़ रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 4 करोड़ रुपए की मिलेगी। लेकिन आपने क्या कहा कि तू 1 करोड़ रुपए की असेट मुझे बेच मत, मुझे किराए पर दे दे, और हर महीने के हिसाब से तुम मुझसे 20 लाख रुपए रेंट ले ले इसका। तो मैंने उसे 20 लाख रुपए रेंट दिया, साल का 2 करोड़ 40 लाख हो गया। तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख।
1 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन उस पर हम रेंट कितना पे कर रहे हैं, 2 करोड़ 40 लाख। और ये जेन्युइन सिचुएशन, सरकार इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। तो इसमें सरकार ने एक ही पॉइंट लिखा है जो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लिखा है WDV ट्रांसफर वुड बी एक्चुअल कॉस्ट। अगर तुम उसे ट्रांसफर करते हो तो क्या बन जाएगी उसकी, वो WDV बन जाएगी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी। और अगर आप किराए पर देते हो तो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर। लास्ट नहीं, एक्सप्लेनेशन 5 सेक्शन 43 क्लोज 1। If any building was used for residential purpose now being used for business purpose। ठीक है, अभी आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, आपने सोचा यार क्या क्या करूं, कहीं और जाकर किराए पर रहने से अच्छा है कि मैं इसी बिल्डिंग में क्या करता हूं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करता हूं। आपने उस बिल्डिंग में क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने लिखा कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ असेट्स जितने की आपने बिल्डिंग खरीदी उसमें से माइनस कर दो नॉशनल डेप्रिसिएशन टिल डेट। मान लो आपने सन 2015 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उस साल से लेकर आज 2022 तक उस सब प्रॉपर्टी का क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके माइनस करो। आज जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट। मान लो आपकी बिल्डिंग थी 10 करोड़ रुपए की, और अगर आप 2015 से अब तक का डेप्रिसिएशन लेते तो आप 6 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन ले चुके होते। कितनी वैल्यू बची, 4 करोड़ की। वो 4 करोड़ की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन, क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन काउंट करो जब हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। हाँ, जब हम उसे किस में यूज कर रहे थे, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कहता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। आपको पता होगा एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी मतलब का राइट होता है सब्सिडरी कंपनी पर, किस पर होता है, सब्सिडरी कंपनी पर, या सब्सिडरी कंपनी का राइट किस पर होता है, होल्डिंग कंपनी। आप ये कह सकते हो आपके पैंट में 2 पॉकेट है, पॉकेट 1 और पॉकेट 2। अब आप पॉकेट 1 का पैसा निकाल के पॉकेट 2 में डाल दो, या पॉकेट 2 का पैसा निकाल के पॉकेट 1 में डाल दो, वो बात क्या हो जाएगी, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी की। इसमें कंडीशन है, होल्डिंग कंपनी होल्ड 100% शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर मैं किसी के 100% शेयर होल्ड कर लूंगा तो एक्चुअली मैं कौन हूँ, मालिक। तभी तो मैंने बोला कि मैं अपनी एक पॉकेट का पैसा किसी दूसरी पॉकेट में डालू, बात क्या है, सेम। और दूसरा, ट्रांसफर मस्ट बी इंडियन कंपनी। जो ट्रांसफर कंपनी होगी वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इंडियन कंपनी। तो WDV क्या हो जाएगी, जो उस कंपनी के अंदर। मान लो मेरे पास एक होल्डिंग कंपनी है, कौन सी है मेरे पास, एक होल्डिंग कंपनी है। क्या है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, एक एक्स है एक वाई है। कौन है, एक आपकी एक्स है एक वाई है। अब एक्स वाला क्या कर रहा है, वाई की कोई भी एसेट्स ले रहा है। वाई की क्या ले रहा है, कोई भी एसेट्स को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो उसकी WDV क्या होगी, जो वाई के पास जो उसकी WDV होगी वो एक्स के पास क्या बन जाएगी, उसकी WDV। क्योंकि मेरी तो कंपनी है, मेरी कंपनी, और मैं इसका कितने परसेंट होल्ड करता हूँ, 100%। जब मैं 100% होल्ड करता हूँ मैं उस कंपनी का कौन हूँ, ओनर हूँ एक तरीके से। तो अगर मैं उस वाली बिल्डिंग को या उस वाले असेट्स को जो वाई के पास है, अगर अपने बिजनेस में लाता हूँ एक्स के बिजनेस में, तो उसकी WDV वही तो कहलाएगी जो वाई के पास है। तो इसलिए इसने यहाँ पर डेफिनेशन को कवर कर दिया है। क्या कर दिया है, इस डेफिनेशन को कवर कर दिया है कि होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी या फिर सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी होल्ड 100% शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और दूसरा ट्रांसफर कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। तो WDV जो होगी वो क्या बन जाएगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी।